चलिए आज एक ऐसी शक्ति की कल्पना करते हैं जिसने बिखरे हुए राज्यों को एक साथ लाकर प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य बनाया। आज हम मौर्य साम्राज्य की कहानी को जानेंगे, एक ऐसा राजवंश जिसने इस उपमहाद्वीप पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। तो ये साम्राज्य आखिर कितना बड़ा था? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 50 लाख वर्ग किलोमीटर। इसको ऐसे समझिए कि आज का जो भारत है ना, उससे लगभग 2 गुना। हम किसी छोटी मोटी चीज की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो एक अलग ही लेवल था। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, सोचकर देखिए। एक तरफ अफगानिस्तान के पहाड़, दूसरी तरफ बंगाल के मैदान, उत्तर में कश्मीर से लेके दक्षिण में कर्नाटक तक। सचमुच एक महासाम्राज्य था ये। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे सिर्फ एक परिवार ने इतने बड़े, इतने अलग अलग इलाकों को एक साथ जोड़ दिया? यही तो वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो हर बड़ी कहानी के पीछे कुछ बड़े लोग होते हैं, है ना? तो चलिए मिलते हैं इस साम्राज्य के निर्माताओं से, जिन्होंने इसकी नींव रखी थी। उस समय का भारत कैसा था? सोचिए, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। हर तरफ छोटे छोटे राज्य जो आपस में ही लड़ रहे हैं। मगध में नंद वंश का राज था, जो बहुत अलोकप्रिय था, और ऊपर से सिकंदर के हमले का असर भी बाकी था। मतलब पूरा माहौल उथल-पुथल वाला था। और इसी माहौल से निकले 2 लोग जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। एक थे महान विचारक चाणक्य, और दूसरे एक नौजवान योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य। और इन दोनों ने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया। देखिए, 322 ईसा पूर्व में नंद वंश को खत्म किया। कुछ ही साल में 317 तक पूरा उत्तर पश्चिम भारत इनके कंट्रोल में था। और फिर 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को भी हरा दिया। ये तो एकदम तूफानी रफ्तार से हुआ सब कुछ। पर यह कहानी सिर्फ तलवार की नहीं थी। चंद्रगुप्त दिमाग से भी बहुत तेज थे। उन्होंने कूटनीति का इस्तेमाल किया, जैसे सेल्यूकस की बेटी से शादी करके रिश्ते मजबूत किए, एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया, और हाँ, चाणक्य के अर्थशास्त्र के हिसाब से जासूसों का एक ऐसा नेटवर्क बनाया जो पूरे साम्राज्य पर नजर रखता था। सोचिए, उस जमाने के हिसाब से यह कितना बड़ा कदम था। चंद्रगुप्त के बाद गद्दी पर बैठे उनके बेटे बिंदुसार। अक्सर लोग उन्हें भूल जाते हैं क्योंकि उनके पिता और बेटे दोनों ही बहुत मशहूर हुए, लेकिन उनका काम बहुत जरूरी था। उन्होंने इतने बड़े साम्राज्य को संभाला, उसे बिखरने नहीं दिया, और पश्चिम के साथ व्यापार को और भी बढ़ाया। इसलिए उन्हें सुदृढ़ करने वाला भी कहते हैं। अब कहानी में एंट्री होती है उस नाम की जिसे सब जानते हैं, सम्राट अशोक। और इनके आने के साथ ही साम्राज्य के इतिहास में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। और वो मोड़ था कलिंग का युद्ध। एक तरफ तो ये मौर्यों की ताकत का सबसे बड़ा सबूत था, लेकिन दूसरी तरफ ये एक बहुत ही भयानक, बहुत ही विनाशकारी लड़ाई थी। एक ऐसा नरसंहार जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। और इस जंग में जो हुआ, उसने अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उनके खुद के जो शिलालेख हैं, उनमें ये दर्द, ये पछतावा साफ महसूस होता है। उस लड़ाई की भयावहता ने उन्हें सिर्फ एक राजा के तौर पर नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर पूरी तरह से बदल दिया। तो अशोक की जो यात्रा है वो बहुत ही कमाल की है। एक क्रूर विजेता से लेकर एक ऐसा इंसान जो अपने किए पर पछता रहा हो, और फिर वहां से शांति और अहिंसा का सबसे बड़ा संरक्षक बनना। ये एक जबरदस्त बदलाव था। हाँ, लेकिन अशोक के राजा बनने की कहानी पर थोड़ा विवाद है। कुछ पुरानी किताबें हैं, जैसे श्रीलंका की महावंश, वो कहती है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार दिया था। एक और तिब्बती इतिहासकार हैं तारानाथ, वो कहते हैं 6 भाइयों को मारा। पर मजे की बात यह है कि अशोक के खुद के शिलालेखों में इस बात का जिक्र है कि उनके कई भाई जिंदा थे और उनके राज में काम भी कर रहे थे। तो असली कहानी क्या है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। खैर, ये जो बदलाव अशोक में आया, इसने उनके राज करने का तरीका भी पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने लड़ाई झगड़े और जीत की नीति को छोड़ दिया और एक बिल्कुल नए रास्ते पर चल पड़े। ये रास्ता था धम्म का, मतलब नैतिकता और सही आचरण का कानून। उन्होंने अपनी नीतियां पत्थर के खंभों और चट्टानों पर खुदवाईं ताकि सब लोग उन्हें पढ़ सकें, समझ सकें। उन्होंने बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए अपने दूत भेजे, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि सीरिया, मिस्र और ग्रीस तक। ये राज करने का एक बिल्कुल नया तरीका था, जो जीत पर नहीं बल्कि लोगों की भलाई पर टिका था। कुल मिलाकर मौर्य वंश ने करीब 137 साल तक राज किया। इसमें से, जैसा हम देख सकते हैं, चंद्रगुप्त और अशोक का राज ही सबसे लंबा और अहम रहा। अशोक की मृत्यु के बाद साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा
और लगभग 185 ईसा पूर्व में खत्म हो गया। लेकिन क्या साम्राज्य के खत्म होने से उसकी कहानी भी खत्म हो जाती है? नहीं, मौर्यों की विरासत आज भी हमारे साथ है। उन्होंने हमें एक अखंड भारत का पहला सपना दिखाया, एक खाका तैयार किया। उन्होंने बौद्ध धर्म को एक छोटे से समूह से निकालकर दुनिया तक पहुंचाया, और उनकी विरासत तो आज भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। हमारे तिरंगे का अशोक चक्र, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक वो 4 शेरों वाला स्तंभ, ये सब हमें उसी महान साम्राज्य की याद दिलाते हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। अशोक का जीवन हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या सच में कोई महाशक्ति जीत और जंग के बजाय करुणा और दया के आधार पर बन सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो 2000 साल पहले भी उतना ही जरूरी था और आज भी है।